बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरार। आज का प्रोग्राम ज़रा दुखी दिल के साथ आपकी खिदमत में पेश है, अफसुर्दगी के साथ, थोड़ी मायूसी के साथ, इसलिए कि गुज़श्ता से पेवस्ता हफ्ते हमने एक प्रोग्राम में आपको दिखाया था कि कराची की सेंट्रल जेल में जो कैद ख़वातीन हैं उन पर क्या बीत रही है, ये निज़ाम इंसाफ किस तरह से उनकी ज़िंदगी को अजाब बनाए हुए है, किस तरह से कई कई दिहाइयों से कैद ये औरतें आज भी इंसाफ की मुतलाशी हैं। हमारा ये ख्याल था कि उन औरतों के आंसू देखकर, उनकी आहो बुका देखकर, उनकी परेशानी देखकर, उनकी तकलीफ़ देखकर शायद इक़्तिदार के ऐवानों में कोई हलचल होगी, शायद इंसाफ के ऐवानों में कोई तलातुम बरपा होगा, कोई पॉलिसी बनाई जाएगी, कोई नया कानून बनाया जाएगा, किसी तरह से इन ख़वातीन के हवाले से, इनको इंसाफ की फरहमी के हवाले से कोई कानून साजी की जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। अवाम के दिल तो ज़रूर पसीजे, अवाम की आंखों में आंसू भी आए, अवाम ने रो रो कर फ़ोन भी किए, सोशल मीडिया पर भी उन तमाम ख़वातीन के आंसू शेयर किए गए। लेकिन बदकिस्मती से साहिबाने इक़्तिदार व इख्तियार उसी तरह से बेहिसी के साथ अपने दिन और रात गुजारते रहे और आज भी गुजार रहे हैं। और ये औरतें भी अपने करदा ना करदा गुनाहों की सज़ा आज भी कराची की सेंट्रल जेल में गुजार रही हैं। एक बार फिर हमने कोशिश की है, देखते हैं, कुछ ज़मीरों को झंझोड़ने की कोशिश करते हैं, शायद ये जाग जाएं, शायद किसी एक की किस्मत जाग जाए, शायद कोई एक खातून जिसने कोई जुर्म ना किया हो या अपने जुर्म की सज़ा भुगत ली हो वो जेल से बाहर आ जाए। हाथ जोड़कर अरबाब इख्तियार के सामने, अरबाब इक़्तिदार के सामने, अरबाब इंसाफ के सामने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे पाकिस्तान के समाजी कारकुन, जिन्हें हम एक गुलकार के तौर पर भी जानते हैं, बड़ा शानदार काम किया, जनाब शहजाद रॉय। पाकिस्तान के सुपरस्टार, पाकिस्तान के रॉक स्टार जनाब अली ज़फ़र भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उन्होंने भी इस मामले में हमारे हम आवाज़ होकर इस आवाज़ को बुलंद करने की अपने तई भरपूर कोशिश की, उनसे भी बात करेंगे। सारिम बरनी साहब हमारे बहुत महबूब, हमारे बहुत प्यारे, और ख़वातीन के मामले में कुछ भी अच्छा करने की गुंजाइश मौजूद हो हम इन्हें वहाँ खड़ा पाते हैं। अल्लाह ताला इनका साया हम पर सलामत रखे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इनकी सेहत के लिए, इनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं। हमारे साथ एडवोकेट उमर फ़ारूक साहब मौजूद हैं, हम ज़रा लीगल ओपिनियन भी इनसे लेंगे। DIG शीबा साहिबा मौजूद हैं और ख़ास तौर पर इनसे एक गैबी तारुफ़ है, और वो इस तरह से कि ज़ाहिर है कानूनी मामलात अपनी जगह, वहाँ जो ख़वातीन थी उनको निज़ाम इंसाफ से शिकवा था, उनको वकला के बर्ताव से शिकवा था, उनके केसेस की पैरवी नहीं हो रही थी, उनकी ये शिकायत थी। लेकिन कम से कम इनकी सरबराही में और इनकी सरपरस्ती में जेल का जो माहौल है उससे वो बहुत मुतमईन थी। और हमारे साथ डॉक्टर सुबुल मुजीब साहिबा मौजूद हैं, आप माहिर नफ्सियात हैं। हम जानेंगे कि ऐसी ख़वातीन की नफ्सियाती हालत कैसी रह जाती है। मैंने खातून से पूछा 10 साल से आप कैद हैं, आप क्या सोचती हैं? तो वो बड़ा ख़तरनाक जुमला था, उसने कहा मुझे दुख महसूस नहीं होता और खुशी नहीं लगती। तो हम आगाज़ करते हैं अली ज़फ़र साहब से। उनसे सबसे पहला सवाल करते हैं और बात करके जानते हैं कि वो इस मामले को किस तरह से देखते हैं। अली भाई, बहुत शुक्रिया, आपने सोशल मीडिया पर जिस तरह से आप आवाज़ उठा सकते थे, बरह रास्त भी आपने रब्ता किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये मैं बबांगे दोहल कहता हूँ कि जिसने जुर्म किया उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि अगर ये ख़वातीन सज़ावार हैं भी, इन्होंने कसूर किया भी है, तो भी इनको रिहा कर दिया जाए चूँकि ये रो रही हैं या आंसू बहा रही हैं या इनके बच्चे बाहर हैं, ये अपने बच्चों से नहीं मिल पाती। ऐसा नहीं है, अगर जुर्म किया तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये तो एक कैदी का हक़ है कि उसे इंसाफ का एक मौका तो मिले, उसे एक अच्छा वकील तो दस्तयाब हो, उसका केस तो सुना जाए, उसका केस चले तो सही। कम से कम ये तो एक पाकिस्तानी का, एक खातून का, एक कैदी खातून का बुनियादी हक़ है। जी इकरारा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर इंसान का बुनियादी हक़ होता है कि उसे इंसाफ को परसू करने के लिए उसका राइट होता है कि उसको एक लॉयर अपॉइंट किया जाता है, और जिनके पास रिसोर्स नहीं होता फिर स्टेट उन्हें लॉयर अपॉइंट करके देती है। दुनिया भर का ये कानून है। और हमारे जस्टिस सिस्टम में आप देखते होंगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कदरे बेहतर हो सकती हैं, बिकॉज़ यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए बहुत टाइम गुजर जाता है और सालों साल गुजर जाते हैं। लेकिन अगर कोई बेकसूर है तो उसको जस्ट टू प्रूव अपने आप को सही साबित करने के लिए एक बहुत तवील और एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है।
इंसाफ हासिल करने के लिए। और ये मैं बात करूं जो लोग वकील हायर कर सकते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं और जिनके पास नहीं है, वो बेचारे तो कई लोग जो हैं ख़वातीन और कई लोग वो जेलों में कई साल से पड़े हुए हैं और कोई उनके पास, एक बहुत बड़ा एक जुल्म है मेरे ख्याल में। सही, शुक्रिया अली भाई। आपसे ज़ाहिर कुछ और सवालात भी हम करेंगे, हमारे साथ प्लीज़ मौजूद रहिएगा। सबसे पहले तो आपको सलाम है कि माशाल्लाह जिस तरह से आपने जितना मुमकिन हो सकता है, ज़ाहिर है वैसे तो वो अपने बच्चों से दूर हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं। 10 मिनट शायद किसी को बंद कर दिया जाए तो उसके लिए ज़िंदगी अजाब हो जाती है। यहाँ 10 साल 13 साल हमने देखा। अगर कसूरवार है तो ज़ाहिर उसे जो भी सज़ा मिलनी चाहिए वो मिले, लेकिन अच्छा वकील होना, वक्त पर मुकदमा चलना, लंबी तारीख़ें ना मिलना, ये तो उस औरत का बुनियादी हक़ है जिसके बच्चे बाहर रुल रहे हैं। और हमने देखा, हमने सुना कि उनके बच्चे कोई नशा करने में लग जाता है, कोई मोटर मैकेनिक बन गया है, तालीम छोड़ दी है, पूरा ख़ानदान बर्बाद हो जाता है। थैंक यू। सबसे पहले तो इकरार साहब, मैं आपकी सरेआम की टीम और आपका स्पेशली शुक्रिया कि आपने इस फोरम में मुझे बुलवाया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि जो जेल हैं सिंध प्रिजन्स के, अब उनमें ये कि ये एक बेहतरी आई है कि वो एज ए प्रिजन्स का नाम हटाकर और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ एंड करेक्शनल फैसिलिटीज़ पर ये के नाम रखा है, यानी कि इस्लाह घर। बिल्कुल सही। और जो आपने ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ देखी तो वो भी एक ज़िंदा मिसाल है। हमने तो ख़ुद ये बहुत बार बीता, हम पर अपने सरेआम के बेशुमार मुकदमात हैं। वो एक सिंध असम्बली का स्टिंग ऑपरेशन किया था, पाकिस्तान रेलवे का स्टिंग ऑपरेशन किया था। आप यकीन कीजिए कि वो जो हमने पाकिस्तान रेलवे से हमने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की थी कि जो कार्गो है वो मिसयूज़ हो रहा है, उसमें मनशियात भी जा रही हैं, उसमें इलीगल वेपन भी जा रहा है और उसको ठीक किया जा सकता है। और उसकी पादाश में वो जो केस चला तो तकरीबन 4.5-5 बरस बाद हमें जो बाइज़्ज़त रिहाई मिली। और मुझे यकीन है हम सुबह 8 बजे जाते थे और शाम 4 बजे तक अपने पैरों पे खड़े रहा करते थे, और एट टाइम्स डे टू डे हेयरिंग्स भी हुआ करती थी। तो ये तो इस तरह के केसेस में अगर 4.5-5 साल बाद फैसला आ रहा है तो फिर हम बाकी केसेस में क्या तवक्को करेंगे? हाँ, लाइक ये कि मैंने जैसे आपको बताया किडनैपिंग फॉर रैंसम, मर्डर केसेस के हैं, तो उसमें ये कि थोड़ा ट्रायल जो है वो लंबा चलता है। सिस्टम है कि जिससे हम सब शनासा हैं। कितनी हड़तालें होती हैं, कितनी बार जज साहिबान तशरीफ़ नहीं लाते, कितनी बार वकील साहब तशरीफ़ नहीं लाते, कितनी बार मुद्दई मौजूद नहीं होता, कितनी बार गवाह नहीं आता। तो वो केस किस तरह से लटकता चलता जाता है अल्टीमेटली, और अदालतों के अंदर एक आम आदमी के साथ क्या होता है ये हम सब जानते हैं। कि वो जो 10 साल जो खातून 10 साल से कैद थी, और उनके साथ भी एक वो दूसरी खातून जो बता रही थी। अब आप देखिए ना, एक माँ जो कई बरस से कैद है और उसने कहा मैंने सोचा था कि मेरा बेटा पायलट बन जाए, और आज वो मोटरसाइकिल का मैकेनिक बन गया इसलिए कि मैं नहीं हूँ उसके सर के। दोनों के लफ्ज़ सुनिए, दोनों के आंसू देखिए। मुझे यहाँ पर 10 ईयर हो गए हैं। मैं 2011 से आपकी उम्र नहीं लगती थी कि आप? जी, मैं 23 ईयर्स में आई थी और 2 साल का बेटा छोड़कर आई थी। तो इकरार भाई, मुझे आपसे ये कहना है कि हम क्रिमिनल्स नहीं हैं। जो क्रिमिनल्स होते हैं कानून उनके लिए नहीं है, कानून हमारे लिए है। और इकरार भाई, निकलने के बड़े रास्ते हैं। जो पैसे वाले हैं, हम देख रहे हैं बाहर कि किस तरह से वो अपने आप को सेफ कर रहे हैं। हमारे पीछे कोई भी नहीं है। मेरे फादर खुद पुलिस में थे। मुझे 80 साल की सज़ा है मेरे मर्डर केस में, जबकि मैं खुद चश्मदीद गवाह थी और मुझे ही मैन वो बना दिया। जो लड़का था वो वहाँ पर जॉब के लिए आया था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने अपनी आंखों से देखा, सिर्फ मेरी गलती ये थी। मेरे सब घर वालों को उठाया, मेरा फादर उस वक्त बहुत बीमार थे, मुझे इतना मजबूर कर दिया गया कि सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाला। आज मेरा बच्चा 13 साल का हो गया, मेरी बराबर का हो गया। इतना छोटा सा छोड़कर आई थी, मेरी वालदा बीमार है, मेरे पीछे कोई भी भाग तोड़ करने वाला नहीं। इकरार भाई, मैं ये चाहती हूँ आप जजेस को बोलें जो पुराने केसों पर नजर सानी करें। आप जाकर प्लीज़, आपकी सुनेंगे। आप इकरार भाई, आपके अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला रब है। अगर हम आज यहाँ पर हैं तो हम क्रिमिनल नहीं है। गलती से अगर आ गए हैं तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर सब गुनाहगार हैं। मेरे वालिद साहब की यहाँ पर 9 महीने हुए थे मुझे सज़ा को। मेरी डेड बॉडी आई थी, मुझे वहाँ पर आखिरी दीदार करने के लिए मुझे बुलाया। मुझे नहीं पता था, मैडम भी रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे वालिद की बॉडी पड़ी है, कि मेरे वालिद, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। यानी कि मैंने इतनी तकलीफ़ें देख ली है ना
कि मुझे मैं तो अपने बच्चे को फौज में भेजना चाहती थी, लेकिन देखिए किस्मत कहाँ पर लेकर आ गई। मेरा बच्चा आज थोड़ी देर के लिए मुझसे मिलने आता ना, मुझे बोलता मम्मा आप कब आओगी। तो बहुत रुला लिया, हम चाहते हैं जरा थोड़ा सा बस। हाँ, जिंदगी में इकरार भाई रोना ही लिखा हुआ है, पता नहीं खुशी और हंसी कब आएगी कुछ नहीं पता। इंशाल्लाह आएगी। और बस वही बात है ना कि आप ही से तो ये सीखने की चीज़ है हम सब के लिए कि उम्मीद और आस नहीं टूटनी चाहिए। आप भी कन्विक्टेड हैं? नहीं मैं हाँ कन्विक्टेड जी। और कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ? मुझे 7 साल हो गए। आपको भी 7 साल? जी, मेरे शौहर भी मेरे साथ बंद थे, उसकी डेथ हो गई जेल में। और क्या जुर्म था आप लोगों पे? मेरा 302 का था। दोनों मियाँ बीवी पे? जी, सिर्फ मेरी एक फ़ोन कॉल्स गई भी तो उस पर 35 साल सज़ा तो नहीं होती। वकील अच्छा किया आपने? वकील भी किया। वकील ऐसे होते हैं पैसे दो जाते हैं, हम लोग तो यहाँ बंद हैं, फैमिलियों को पता नहीं है किस वकील को पैसे देने किसको नहीं देने। 5 बहन हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। जब मैं आई थी छोटी वाली बेटी 3 साल की थी, अभी माशाल्लाह 10 साल की है। बेटे को पैलेट बनाना चाहती थी, मैकेनिक की दुकान पे लग गया मैट्रिक करके कि अपनी बहनों का सहारा बने। जजेस को चाहिए लेडीज को इतनी ज़्यादा सजा नहीं दी। आपके शौहर का जब आपको खबर मिली कि इंतकाल हो गया वहाँ पे, अभी कितना अर्सा पहले की बात है? 5 महीना पहले की बात है। 5 महीने पहले उनका इंतकाल हुआ। बच्चे मिलने के लिए आते हैं आपसे? नहीं, बच्चे अब तक नहीं आए जब से शौहर का इंतकाल हुआ है। वो कहते हैं हम लोग अपनी अम्मी का फेस कैसे करें। तो जनाब ये कहानियाँ हैं। मैं फिर कहूँगा कि ज़ाहिर है कि किसी के आंसुओं की बुनियाद पर हम जज नहीं कर सकते और फ़ैसला नहीं कर सकते कि वो बेगुनाह है, मगर हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि उसे एक ऐसा माहौल फ़राहम किया जाए कि जिसमें हम सबको ये यकीन हो कि इंसाफ हुआ है। सारे भाई इकरार भाई सबसे जान देनी है खुदा को, बिल्कुल ऐसा ही होता। बिल्कुल। बात यह है कि देखें इंसान जुर्म करता क्यों है, हम इसमें नहीं जाते कौन मुजरिम है कौन नहीं, करता क्यों है? जब वो बेबस हो जाता है। हमारा कानून हमारा निज़ाम किसी को इतना बेबस होने क्यों देता है कि अगर किसी का शौहर उसको इस कदर टॉर्चर कर रहा है कि उससे वह अलग होना चाहती है और उससे अलग होने का कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। फिर अगर कोई माँ, जैसे आपने भी दिखाया कि वो चाहती थी पायलट बने, अगर आपके पास ये सिस्टम है कि उसको कैद कर दे, उसने जुर्म किया, कत्ल किया, बिल्कुल करें आप उसको 50 साल कैद दें, फांसी दे, जो दें, लेकिन उसकी कोई ख्वाहिश भी तो होगी। आप सजाए मौत देने वाले भी से पूछते हैं कि आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उससे भी तो पूछें कि अगर हम 10-10 साल आपको या जेलों में रगड़ेंगे तो आपकी ख्वाहिशात क्या है बच्चों के लिए, आप कहाँ पढ़ाना चाहते हैं, क्या करना चाहिए। जुर्म बच्चों ने तो नहीं किया, उसके माँ बाप ने तो नहीं किया, भाई बहनों ने तो नहीं किया, इधर सजा सब भुगतते हैं, एक नहीं भुगतता। तो ये हमारा निज़ाम तो बहुत ख़राब है, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। लेकिन हाँ, आपने एक अच्छा काम किया और हम सब आज यहाँ जमा है और मुझे अंदाज़ा है और उम्मीद है कि हम सारे मिल करके इंशाल्लाह इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल शहजाद भाई भी साथ हैं। ज़रा शहजाद रॉय हर अच्छे काम में पेश होते हैं, उनसे भी बात करते हैं। अगेन शहजाद भाई, बिल्कुल ये बात क्लियर कि जिसने जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पता ही नहीं है कि वो केस चलेगा, और चलेगा तो कब तक चलेगा, और कोई एक शख्स मौजूद नहीं है तो फिर अगली तारीख पड़ जाएगी। देखिए, वो ये होता है कि वो देते हैं सालों का जेल में, उनको अच्छा जाते हैं। गरीबों का तो सुनने वाले कोई नहीं, और ये चोरी चकारी ये तमाम ये बढ़ती ही जाते हैं। देखिए, जब किसी मुल्क के अंदर 100 लोग उसमें से 20 जुर्म कर रहे हो तो लॉ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बट 50 से ज्यादा लोग जुर्म करना शुरू करते तो नाक ही होती है। तो अगर इन गरीबों को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमारे मुल्क भी सिचुएशन होगी सर। बिल्कुल, थैंक यू शहजाद भाई। अगेन आपके पास भी कुछ और सवाल लेकर आएंगे। 2 क्लिप्स आपको हम और दिखाएं ज़रूर इन ख़वातीन के। एक वो खातून जो कि सज़ाए मौत जिन्हें सुनाई जा चुकी है, और वो 22-23 साल की बच्ची है गालिबन, और जब उसने मुझे कहा, मैंने कहा कि क्या आपको सज़ा, तो उसने कहा मुझे सज़ाए मौत सुनाई है। तो मैं हिल कर रह गया, मगर उसने जिस आराम से कह दिया, इसलिए कि 1 साल हो चुका था और अब उसने अपनी ज़िंदगी का, अपने जहन का, अपने एहसास का हिस्सा बना लिया कि बस मुझे सज़ाए मौत सुनाई जा चुकी है।
तो ज़रा एक वो सुनिएगा सज़ाए मौत के सुनाए जाने पर क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है 21, 22, 23 साल की नौजवान खातून का, और एक और माँ का दर्द ज़रा महसूस कीजिएगा कि जो अब अपने बच्चों के बारे में समझती है कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। माँ की ज़िंदगी तो चले किसी न किसी तरह से कट रही है, लेकिन जेल में रहने की वजह से अल्टीमेटली उसके बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, आप तो बड़ी यंग लग रही हैं, क्या ऐसा हो गया कि आपको यहाँ आना पड़ा? मर्डर केस में। मर्डर केस में? और क्या इल्ज़ाम है आप पे? मर्डर का है, 302। किसकी मर्डर का? मेरे हस्बैंड। और आपको सज़ा सुना दी गई? जी। और कब सुनाई गई आपको सज़ा? 1 साल हो गया। 1 साल। और क्या सज़ा है आपकी? सज़ाए मौत। कहते हुए बड़ा मुश्किल लगता है, सुनते हुए बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आपने बड़ी आसानी से कहती है, क्योंकि आप तो अब ज़ाहिर है उसमें 1 साल हो गया 1 है। साल हो गया। तो कैसे देखती हैं ज़िंदगी को आगे? उम्मीद है, आस है, या बस दुआ करती हूँ कि हाई कोर्ट से ख़त्म हो जाए और बरी हो जाए। नाराज़ थी आपके हस्बैंड से? नहीं, उन्होंने सुसाइड किया था। ओके, तो आपको लगता है कि इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है? जी। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बेटी हैं। 2 बेटियाँ? जी। आपकी मुलाकात होती है उनसे? नहीं, 1.5 साल हो गया मैंने उनको नहीं देखा। तो आपको जब वो जो एक ख़ास फिल्मी सा मंज़र हमारे जहन में आता है कि आप कटहरे में हैं और जज ने कहा कि जी आपको सज़ाए मौत सुनाई गई और उसके बाद कलम तोड़ दिया, तो उस वक्त तक पता ही नहीं था कि सज़ाए मौत? नहीं, मुझे नहीं पता था। मैं चैम्बर में बुला के लगाई थी तो मैं खड़ी भी थी, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको सज़ाए मौत लगा रहा हूँ, तो मैंने बोला ठीक है, मुझे पता ही नहीं था। जैसे ही मैं बाहर निकली तो सब रोने लग गए वहाँ पे जो लोग थे कि 21 साल की एज में आपको सज़ाए मौत हो गई। कैसी आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपसे मिलने का बहुत अच्छा, इश्तियाक रहा। बहुत आपका ही शुक्रिया। जुम्मे वाले दिन आपका कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ती हूँ, तकरीबन हमारी पूरी बैरिक। चलें, जिंदाबाद। थैंक यू जी, आप सबका शुक्रिया। आप पे क्या जुर्म? मेरे पर 9C का केस है, लेकिन झूठा है। मुझे पुलिस लेके गई है घर से और नारकोटिक्स ने मुझे 25 साल की सज़ा दे दी है। और मैं 9 सालों में मुझे 8 साल पूरे हो नारकोटिक्स की गए। जो अदालत है वहाँ जी। से आपको 25 साल की जी। सज़ा। और कितने साल से? मुझे 8 साल। 8 साल पूरे हो गए, 9वां साल स्टार्ट है मुझे। उस 25 साल की सज़ा में जो आपको सुनाई गई, आपने फिर अपील की है? जी, अपील की। एक तो वकील सही नहीं होते, एक मेरी रिक्वेस्ट है जजों से और वकीलों से, अल्लाह के वास्ते हम वैसी तकलीफ में हैं, खुदारा हमारे को और तंग हमें नहीं अंदाजा करें है कि वो तारीख कि हम लोग 8-8 पड़ती साल रहती है। इतना पैसे मतलब जोड़ जोड़ के मैंने अपने बच्चे के ऑपरेशन के पैसे जमा करके वकील को दिए, उसने मेरा कुछ काम नहीं किया। हाई कोर्ट से बरकरार करवा के मुझे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। और लेकिन आपकी ये कि हमारी फैमिली में मेरे बच्चे हैं, कितने बच्चे? 2 बेटे 2 बेटियां हैं, वो लोग आते हैं मेरे पास। मिलते हैं जी, आपसे। माँ जब नहीं हो फिर तो ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल है बच्चों की तरबियत और तालीम का सिलसिला। तो अभी क्या उम्रें क्या हैं उनकी, अगर आप बताना चाहें? अगेन जो आप नहीं 20 साल है, एक की उम्र, एक की 18 साल है, बेटी मेरी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। आप तो मतलब बड़ी छोटी उम्र में छोड़ के आए हैं जी, खुद का। 8 साल पहले 9 साल पहले आप पीछे जाएं तो वो इतने से थे, आज अब मेरे जवान बराबर हो हो गए, इतने बड़े मेरे कद के बराबर हो गए। दिल चाहता होगा अब घर में इनके साथ वक्त गुजारूं, क्यों अब तो नहीं? मेरा सहारा बन कभी अब तो इतना मतलब होता है कि अल्लाह आसानियाँ पैदा करके लिए। बस आप तो मुझे सबसे हिम्मत वाली लग रही हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है आप दूसरों का हौसला बस बढ़ाती स्टाफ होंगी ना। है, हमारी मैडम है, माँ की तरफ समझ। बस ये जजी साहब से आप बोलें कि हमारे पर कुछ रहम करें, इतने साल माओं से बच्चे दूर रहेंगे, क्या बनेंगे वो बताएं आप। आप होती हैं अगर आज, यानी आप सोचती हैं कि अगर आपको हम 10 साल 8 साल पहले वापस ले जाएं, आपको लगता है कि आपके बच्चे ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते थे? कोई मैं उनका उनको career हाफिज़ बना के होता? मैं आर्मी में उसको भेजना चाहती थी। फिर ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। हमारी जो माहिर नफ्सियात हैं हमारे पैनल पर, उनसे पूछते हैं ये इंसान ऐसी कैफियत पर भी आ जाता है कि बिल्कुल ये तो एक ज़िंदगी की अलामत ही नहीं रही। इसका मतलब है कि आप मुर्दा हो गए, कि जहाँ ना आपको खुशी महसूस हो रही है ना आप कोई गम महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इनिशियल फेज से हम स्टार्ट करें तो जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है तो वो कोई भी इंडिविजुअल एक ट्रॉमा से गुजरता है,
और फिर उस ट्रॉमा के बाद के जो सिम्टम्स, जिसको हम PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का नाम देते हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जो हैं वो उससे गुजरते हैं। फिर उसमें वो तमाम के तमाम सिम्टम्स जो कि डाउन फीलिंग्स, रीअक्रेंस ऑफ द थॉट्स, मतलब बार बार उन तमाम के तमाम थॉट्स का दोबारा से आना, नींद का ना आना जिसको हम इंसोम्निया का नाम देते हैं, और वो डाइटरी पैटर्न से लेकर तमाम के तमाम चीज़ें, उनकी लाइफ जो है वो सारी के सारी डिस्टर्ब होती है। उमर भाई, ज़ाहिर है कि वकील के तौर पे आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि अदालतों में किस तरह से केसेस चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी जिम्मेदारी वकला हजरात पे है, लेकिन हर आए रोज़ का हड़ताल का मामला, फिर जज साहिबान की गैर हाज़िरी, फिर सारे गवाहान में से, मुद्दईयान में से, इस्तगासा के लोगों में से इनमें से कोई एक नहीं है तो भी अगली तारीख़ पड़ जाएगी। ये तो तारीख़ और कोई छोटा सा मामूली केस भी 5-7 साल से पहले तो मैंने हल होते हुए तो नहीं देखा, जो जितने केसेस हम पे हुए कम से कम। हल क्या है सर इसका? सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन का इशू है। इन्वेस्टिगेशन में जब कोई ऑफेंस हो जाता है तो समटाइम एक से ज़्यादा मुलज़िम होते हैं, तो उसमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में, एविडेंस कलेक्ट करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वो सबसे पहले 15 दिन के अंदर इंटरम चलान देते हैं, फिर फाइनल चलान और फिर सप्लीमेंट्री चलान का भी ऑप्शन मौजूद है। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी तो फिर चार्ज फ्रेम फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी। फ़र्द जुर्म के आप उस प्रोसेस में जब आ गए, कोर्ट में आ गए, तो फिर आगे जो टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं उसमें सम टाइम इशू मुलज़िम की तरफ से भी आ रहा होता है। मुलज़िम ये चाह रहा होता है कि जो ही वो अरेस्ट हुआ है कि 2 दिन में बाहर आए, तो वो अपने काउंसिल बार बार चेंज कर रहा होता है, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा होता, वो समझता है कि ये लिंगर ऑन कर रहा है, डिलेइंग टैक्टिक्स है। जो गवाहान है, जैसे मर्डर ट्रायल है, मर्डर ट्रायल में मिनिमम भी 17 टू लेके 30 तक विटनेसेस होते हैं, जिसमें डॉक्टर साहब होते हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, जिसने साइट प्लान बनाया, फिर फोरेंसिक लेबॉर्ट्री आ जाती है, उनकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, फिर आई विटनेसेस हैं। उन सारी चीज़ों को लेके चलना, फिर रश ऑफ वर्क है, आबादी बढ़ रही है, कोर्ट्स नहीं बढ़ी, कोर्ट्स वहीं पे हैं, बल्कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी पूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर एडवोकेट्स की जो है उस पर भी अगर आप कहें तो कॉम्पिटेंसी का इशू ज़रूर है कि आम आदमी को जो पता नहीं है कि मैंने किस कौंसल को एंगेज करना है तो मुझे ये रिलीफ मिल सकता है। सही। और वो इस चीज़ में इतने एक्सपर्ट हैं कि मुझे वो रिलीफ लेके दे देंगे। तो ये सारे इश्यूज अगर आप इकट्ठे करेंगे तो आप इशू ही इशू है, सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन इसका स्टेट तो है ही नहीं ना, स्टेट नहीं है, तो उसमें इंडिविजुअल खुशकिस्मत है जिसको कोई कौंसल अच्छा मिल गया, और जिसको सर जिसके पास पैसा है वो खुशकिस्मत है, और जो बेचारी इस तरह की गरीब ख़वातीन है। मैं इस पे यही सवाल लेके मैं सबके पास आऊँगा, लेकिन मैं अली ज़फ़र साहब से ज़रा एक सवाल करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह इस इम्पॉर्टेंट इशू पर हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाई, लेकिन इसका कोई अमली हल आपके जहन में आया फौरी तौर पे जब ये आपने इन औरतों को रोते हुए देखा, अपने बच्चों के लिए तड़पते हुए देखा, आपने इनके मसाइल सुने, आपने इनकी वीडियोस देखी, इनकी वीडियोस को रीट्वीट किया? देखिए, मुझे जब ये इश्यू का पता चला तो मैंने आई रीच्ड आउट टू अ फ्यू ऑफ माय जिनको लोगों को जानता था जो इस इशू के बारे में को पता था कि किस तरह इनकी हेल्प की जा सकती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि तरीका तो ये होना चाहिए कि हमारा जस्टिस सिस्टम इनको इंसाफ हासिल करने का वो सिस्टम एक प्रोवाइड करे, मौके प्रोवाइड करे, लेकिन जितने वक्त तक नहीं ये होता तो फिर हमें और आपको सबको मिल के कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम अपने रिसोर्सेज जो खुदा ने हमें रिसोर्स दिया है वो इनकी मदद के लिए इस्तेमाल करें। मैं ख़ुद पर्सनली अब जो है वो करने वाला हूँ वो ये कि जो ये ख़वातीन हैं जिन पे इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ और जेलों में हैं, उनके लिए अगर वकील कोई करना हो तो मैं वकला से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा उनका केस लड़ने के लिए। और अगर कोई पैसे भी किसी को प्रोफेशनली भी हायर करना चाहिए तो मैं एक ख़ास जितनी भी मैं ख़वातीन के लिए कर सकूंगा वो मैं अपनी रिसोर्स से ये करूंगा। और मैं सबसे अपील करूंगा कि जिनके पास रिसोर्स है, अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, लेकिन जिनके पास नहीं है उनका सोचें, एंड वी मस्ट डू as much as we can for them, इन ख़वातीन के लिए। सही। शहजाद रॉय साहब, आपसे भी यही सवाल मैं करना चाहूँगा क्योंकि मैं भी बड़ा कंफ्यूज हूँ। सच्ची बात है, जब से मैंने ये प्रोग्राम किया कि अब ये ज़ाहिर है किसी के खून से कोई टेस्ट करके तो पता चल नहीं सकता कि इसने ये जुर्म किया था या नहीं किया था,
जाहिर है 10 साल से या 13 साल से अगर कोई औरत कैद है तो वो नेचुरली वो रोएंगी भी, वो परेशान भी होंगी, उनके आंसू भी नज़र आएंगे, मगर उन आंसुओं से जज तो नहीं किया जा सकता कि वो बेकसूर हैं या मुजरिम हैं। सलूशन क्या है, ये किसी के जहन में आया, ख़ासतौर पे आपके जहन में कुछ आया कि हाँ ये हल है इसका? देखिए है कि उसको एक अच्छा लॉयर मिले। हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत बड़ा इशू है कि लॉयर आप करने जाते हैं उतने एक्सपेंसिव होते हैं अच्छे कि आप नहीं कर पाते। बट जो मैंने इशू देखा है ये खवातीन का डेथ उस पर जो है सेल के देखिए हमने चाइल्ड कन्वेंशन साइन किया हुआ है राइट्स बच्चों के राइट्स इसके, उसका एक आर्टिकल 20 है जो ये कहता है कि स्टेट ऐसी माओं के बच्चों को अगर प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, वो सोशल वेलफेयर का एनवायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो फिर उनकी सजा भी माफ करने के लिए है, उनको सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। तो ये तो आर्टिकल हमने साइन किया हुआ है। तो औरतों के लिए खासतौर पर और माओ के लिए जिनके बच्चे हों, तो स्टेट कुछ भी उनको सजा देती है, कोई भी उनकी गलती होती है, अगर वो माशरे के लिए बुरे नहीं है तो उनकी सजा सस्पेंड भी की जा सकती है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। एक सवाल है जो अब सबके पास मैं लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट होगी हमारे जो पैनल के लोग हैं, कंट्रोल पैनल के, कि वो जो खातून 13 साल से कैद हैं, जिनका ये कहना है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया था, यानी अगवा का जुर्म मैंने किया था, लेकिन अगवा बराए तावान मुझ पर डाल दिया गया, तो ज़ाहिर उससे जुर्म की नौयत बदल जाती है और उससे सज़ा की तवालत बदल जाती है। तो वो 13 साल से जेल में कैद हैं और उनके बेटे के बारे में जो उनकी सबसे बड़ी फ़िक्रमंदी थी वो ये कि वो अपने चचा के पास है और वहाँ वो एक काम करने वाले की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहा है। वो बिल्कुल खामोश हो गया, मुझसे मिलने आता तो बात ही नहीं करता और वो अजीब हो गया है। और यही वो जो बात हम कर रहे थे कि वो समझती है कि सारी सूरत हाल की कसूरवार ज़ाहिर है वो है। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो क्या आपको टीवी पे देखा था, आज देख लिया रियल में। अच्छा चलें, तो कब से हैं आप यहाँ पे? 13 साल से। 13 साल से? लेकिन आप 13 साल से यहाँ पे? अगवा बराए तावान का केस डाला था, सिर्फ अगवा था। कोई मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैंने ये 13 साल किस तरह काटे और उस गुनाह की जो मैंने किया भी नहीं है। हो सकता है कि मुझसे बहुत गुनाह हो गए होंगे, लेकिन मैंने ये गुनाह नहीं किया। आपकी उम्र क्या थी जब आपको कैद किया गया? 20 साल। 2008 में अगवा बराए तावान यहाँ 25 औरतें थी, उनमें से आज कोई भी नहीं है, इसलिए कि उनके पीछे भाई है, बाप है, मेरे पीछे कोई नहीं है। मैंने सिर्फ अल्लाह को पकड़ा है। अल्लाह मुझे तू जज बन जा, तू ही मेरा वकील बन जा। कोई खानदान में से ऐसा शख्स नहीं है जो नहीं करता? कोई भी मामू है और चाचू है, वो अपनी बीवी बच्चों में मस्त है। मैंने अपने बेटे को 5 साल एसओएस में रखा जो मेरे गोद में था, फिर उसको निकाल के चाचा के हवाले किया, लेकिन वो उनके घर का नौकर बन गया है, बस चीज़ें लाते हैं। और मेरा बेटा क्रिकेट का बड़ा शौकीन है, क्रिकेट खेलता है। फिर उसको अभी स्कूल में डाला है, स्कूल, और हाफिज़ कुरान बन गया। 3 साल का था और अभी वो 16 साल का हो गया, लेकिन मैंने ये गुनाह नहीं किया। हम आपसे वादा करते हैं, रुके आप रोएं नहीं, तसल्ली रखें। हम ज़रा मैडम से इजाज़त के साथ डिटेल्स लेते हैं आपके केस की सारी, एंड लेट्स सी कि क्या हो सकता है इंशाल्लाह। मैं सिर्फ वक़ार के लिए परेशान। चलें आपके चचा से बात कर सकते हैं ना हम आपकी इजाज़त से, ठीक है ना? चलें, और आप हौसला रखें बस। ये एक चीज़ है जो आपने 13 साल गुजार दी, आपको तो और ज़्यादा मजबूत हो जाना चाहिए था। जी तो जनाब, इस खातून की गुफ्तगू भी आपने सुनी जो 13 साल से कैद है। इससे पहले भी गुफ्तगू आपने सुनी एक खातून जो कि 10 साल से कैद है और जिनको लगता है कि अब टीम सरेआम आ गई है तो बस मामला ठीक हो जाएगा। एक खातून और जो कि 10 साल से कैद है, जो अपने बेटे को पायलट बनाना चाहती थी और अल्टीमेटली चूँकि माँ कैद है और सर पर नहीं है, वो मोटर मैकेनिक बन गया है अपनी बहनों का सहारा बनने के लिए। एक बच्ची की गुफ्तगू आपने सुनी, बच्ची ही कहूँगा 22-23 साल, जिसने कहा जी मुझे सज़ाए मौत सुनाई गई है और उसके चेहरे पे कोई तासुर नहीं था। तो ये वो औरतें हैं। और एक ऐसी खातून भी हैं, आप साइड विंडो पे देखेंगे कि जो दो बहुत प्यारी बच्चियों के साथ, अल्लाह उन बच्चियों को ज़िंदगी दे, उनके साथ कैद में है
और गालिबन 2-3 साल से वो भी कैद हैं और उनकी बच्चियाँ भी मजबूरन ज़ाहिर अपनी माँ के साथ रह रही हैं और वहीं पढ़ती हैं। वो अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे के एक लाइब्रेरी है और वहाँ पे स्कूल है, स्कूल में झूले भी हैं कि जहाँ बच्चों और बच्चियों के लिए वो बच्चे और बच्चियाँ जो अपनी माँओं के साथ कैद हैं उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी नॉर्मल ज़िंदगी के तौर पे गुजर रही है। लेकिन वो विजुअल आप देखेंगे ना कि एक कैद माँ और उसके साथ उसकी दो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, बहुत समझदार बच्चियाँ कि जिनको अगर मौका मिले तो मेरा ये यकीन है कि वो ज़िंदगी के हर मैदान में अपनी माँ का, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। लेकिन इस वक्त वो अपनी माँ के साथ जेल में रहने पर मजबूर हैं। हर एक औरत की कहानी ये ऐसी कहानी है कि जिससे आपका दिल फटने लगता है, कि जिससे आपको लगता है कि आपकी रगों के अंदर खून जमने लगा है। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं इन सब से भी ये मेरा आखिरी सवाल है और ये सवाल आपसे भी है। ये सवाल मैं पहले भी कर चुका हूँ और ये सवाल बार बार किया जाना चाहिए। आप सब ने आपकी ज़िंदगी की जो भी अजीज़ तरीन चीज़ है उसकी कसम खा के ये बताना है। अपने आप को बताइए, हमसे शेयर कीजिए और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं इनसे भी मैं ये कहूँगा कि आपको लगता है ये जितनी औरतें रो रही हैं, ये जितनी औरतें बेहिस हो गई हैं बेचारी, या जितनी औरतों ने महसूस करना छोड़ दिया है खुशी को और गम को, जो अपने बच्चों के लिए तड़प रही हैं, क्या इनका जुर्म सिर्फ़ और सिर्फ गुर्बत नहीं है? अल्लाह की कसम खाकर बताइए कि इसकी जगह कोई अमीर ज़ादी होती, इसकी जगह किसी वज़ीर की बेटी होती कि क्या 13 साल से जेल में होती, 10 साल से जेल के अंदर होती, उनके बच्चे इस तरह से बाहर बर्बाद हो रहे होते, पायलट बनने के ख्वाब देकर मोटर मैकेनिक बन रहे होते। फ़ैसला कीजिए और बताइए कि क्या गुर्बत के अलावा इन ख़वातीन का कोई और जुर्म है? क्या वाकई एक पाकिस्तान है या दो पाकिस्तान है? एक पाकिस्तान उन लोगों के लिए जो इंसाफ ख़रीद सकते हैं और दूसरा पाकिस्तान उन लोगों के लिए जो इंसाफ नहीं ख़रीद सकते। मुमकिन है इन सब ने जुर्म किया हो, लेकिन क्या यही जुर्म करके कोई अमीर ज़ादी इसी तरह से 13 साल जेल के अंदर रह सकती थी पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर? ये फ़ैसला अपने ज़मीर से और खुदा ताला की ज़ात को गवाह बना के और उस हस्ती की कसम खा के जो कि आपको सबसे अजीज़ है, आपने अपने आप के सामने ये फ़ैसला रखना है कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता। सारिम भाई आपसे आगाज़ और फिर बाकी लोगों से। सबसे पहले तो ये वादा करता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं मैडम मुझे लिस्ट प्रोवाइड करें, उनको जहाँ भी पढ़ना है, कोई पायलट बने, इंजीनियर बने, मैं आपसे वादा करके उठता हूँ यहाँ से। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह उनके लिए और भाई आपके साथ होता है हमेशा और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। और उनमें से जिनकी माओं को, बेटियों को, बहनों को छुड़वा सके उन्हें भी छुड़वाएंगे। बात यह है कि इन औरतों के साथ अगर आपने 20 साल के बाद बरी कर दिया बेगुनाह सही, अब जो मरे हैं उसके कातिल कहाँ हैं? यही सवाल DIG साहब आपके पास लेकर आना है। आई नो कि एक पब्लिक सर्वेंट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मगर बहरहाल आप एक शहरी भी हैं और एक बहुत उम्दा शहरी हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई वहाँ आके देख के जितनी फैसिलिटीज़ थी। अल्लाह ने जो आपको इख्तियार दिया आप उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रही हैं और उसके लिए जज़ाकल्लाह। लेकिन क्या किसी सही मानों में जिसे हम तगड़ी खातून कहें, जिसका एक अच्छा बैकग्राउंड हो, माल दौलत के अतबार से भी, इख्तियार के अतबार से भी, कोई रईस ज़ादी हो, कोई अमीर ज़ादी हो, क्या वो भी इन्हीं की तरह तड़पती वड़पती नज़र आती हैं आपको? देखें, जितना मेरा ये कि प्रेजेंट डिपार्टमेंट का टेन्योर रहा है तो आई हैं मेरे पास भी ये कि नैब रेफरेंस में ये कि आती हैं तो उनकी ये कि बेल आउट हो जाती है, ये कि नो डाउट। बिल्कुल सही है। जो आपने इकरार साहब मसले का हल पूछा था कि जी क्या इसका हल होगा, तो जो मेरी समझ से है और जो मैं समझ रही हूँ, ज़रूर ख़वातीन और जुवेनाइल जो बच्चे लड़के हैं फ्रॉम 16 to 18 ईयर्स, मैं यहाँ पर ये कहूँगी आपके फोरम से तो उनके जो केसेस हैं वो एज अ मॉडल केसेस ट्रीट होने चाहिए डे टू डे बेसिस पर। थैंक यू सो मच। अली भाई आखिर में वही सवाल आपसे। इंसाफ का निज़ाम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से है, कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से है या कोई गरीब है जिसके पास रिसोर्स नहीं। यही एक अच्छे और एक सेहतमंद और एक इंसाफ पसंद माशरे की निशानी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अली भाई आपका, शहजाद रॉय साहब आपका, सारिम भाई थैंक यू वंस अगेन आपने जो जिम्मेदारी ली उनके बच्चों की तालीम की, उनकी रिहाई की कोशिशों की, इंशाल्लाह हम सब साथ मिलकर कोशिश करेंगे। उमर भाई आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैम आपका बहुत शुक्रिया। DIG साहबा थैंक यू सो मच आप आने के लिए भी एंड अगेन आपकी एफर्ट्स के लिए भी खास तौर पर जो आप कर रही हैं। और मैं इस प्लेटफॉर्म पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अपनी टीम के साथ मोस्ट वेलकम जब भी आएँ, बड़ी नवाज़िश। और ना सिर्फ ये कि उनको लेकर आएँ बल्कि उन ख़वातीन और जुवेनाइल इनमेट्स के लिए
जिनकी श्योरिटी अमाउंट्स में दे आर बिहाइंड द बार्स, तो हमारे पास एक लिस्ट है जो अपनी श्योरिटीज़ ना देने की वजह से जेल काट रही हैं। तो उस पर भी ये कि आपका बड़ा ये कि प्लेटफॉर्म है, आप ये हल है तो छोड़ दीजिए उसमें जो नहीं, मैं आपको बताऊं, जो हम लोग ये कि प्रेजेंट की साइड पर करते हैं, उनकी रिडक्शन ऑफ बेल की एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं उनके कंसर्न जज साहिबा। ये मैं किसी और को नहीं करने दूंगा, ये रुक जाइए। ये आज ही अभी इसी वक्त आप जहाँ कहेंगी मेरी टीम के मेंबर इंशाल्लाह अज़ीज़, ये ज़ाती तौर पे यानी अगर कोई ऐसी खातून कि जो ज़रे ज़मानत ना होने की वजह से यानी पैसे ना होने की वजह से कि इस बेल के पैसे नहीं हैं और वो रिहा नहीं हो पा रही हैं, वो प्लीज़ आप लिस्ट दीजिए। वो जितनी भी अमाउंट है वो मेरी जिम्मेदारी है, ज़ाती जिम्मेदारी, वो आज ही इंशाल्लाह आप तक पहुँच जाएगी और कल आप उसे प्रोसीड करवा दीजिए। प्रोसीडिंग में भी जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं और सारे भाई उसके लिए हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच। ये तो तय हो गया इंशाल्लाह अज़ीज़, अल्लाह ताला ने चाहा तो जो भी बस प्रोसीडिंग का टाइम है वो प्रोसीडिंग का टाइम लगेगा और उसके बाद वो परवरदिगार की मेहरबानी से अल्लाह के अता किए हुए पैसों में से इंशाल्लाह वो रिहा हो जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए एक पॉजिटिव नोट पर एंड हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.